इतिहास हमेशा तलवार और खून से नहीं लिखा जाता। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो स्याही से नहीं, डर से लिखे जाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही दुश्मन की रीढ़ में सहरन पैदा कर देती है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी सल्तनतें असहज हो जाती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक महिला की है, गढ़वाल की रानी कर्णावती। एक ऐसी रानी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुगल साम्राज्य के सैनिकों की नाक कटवा दी थी। उस दौर में ये सजा मौत से भी ज्यादा भयानक मानी जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर इतिहास में सच में कोई ऐसी महिला थी जिसने मुगलों को इस तरह ललकारा था। इस कहानी को समझने के लिए हमें 17वीं सदी के भारत में लौटना होगा। वो दौर जब सत्ता का मतलब सिर्फ राज करना नहीं बल्कि लगातार युद्ध, विस्तार और दमन था। उस समय भारत के नक्शे पर मुगल साम्राज्य सबसे ताकतवर शक्ति के रूप में उभर चुका था। दिल्ली से लेकर आगरा तक शाहजहां की सल्तनत अपने चरम पर थी। लेकिन इसी विशाल साम्राज्य के उत्तर में हिमालय की ऊंचाइयों के बीच एक छोटा सा राज्य था, गढ़वाल, आज का उत्तराखंड, जो आज शांत और आध्यात्मिक लगता है, कभी रणनीति, युद्ध और संघर्ष का गढ़ हुआ करता था। गढ़वाल सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं था, ये उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह था। ऊंचे पहाड़, संकरी घाटियां, घने जंगल और तेज बहती नदियां। ये इलाका बड़ी सेनाओं के लिए किसी जाल से कम नहीं था। यहाँ युद्ध तलवारों से कम और दिमाग से ज्यादा लड़े जाते थे। यही वजह थी कि गढ़वाल जैसे छोटे राज्य भी बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दे पाते थे। और इसी राज्य की बागडोर एक समय रानी कर्णावती के हाथों में आई। गढ़वाल के राजा महीपति शाह का देहांत अचानक हुआ। उनके जाने के बाद राज्य की गद्दी का असली उत्तराधिकारी अभी बहुत छोटा था। ऐसे समय में जब बाहरी खतरे हर दिशा से मुंह खोले खड़े थे, सत्ता की जिम्मेदारी एक महिला के कंधों पर आ गिरी। उस महिला का नाम था रानी कर्णावती। 17वीं सदी में एक महिला का राज करना अपने आप में एक चुनौती था। उस दौर में महिलाओं को न तो युद्ध योग्य समझा जाता था, न राजनीति के योग्य। एक महिला शासक को अक्सर कमजोरी के रूप में देखा जाता था। यही सोच मुगल दरबार में भी थी। जब दिल्ली पहुंची कि गढ़वाल में अब राजा नहीं बल्कि एक रानी शासन कर रही है, तो इसे एक सुनहरा मौका समझा गया। शाहजहां पहले से ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। गढ़वाल न तो पूरी तरह मुगलों के अधीन था और न ही नियमित कर देता था। ऊपर से वो एक रणनीतिक इलाका था। शाहजहां को लगा कि अब समय आ गया है इस पहाड़ी राज्य को भी मुगल झंडे के नीचे लाने का। मुगल सेना को आदेश मिला। हजारों सैनिक, घोड़े, हथियार और तोपों के साथ गढ़वाल की ओर कूच शुरू हुआ। उन्हें पूरा भरोसा था कि एक महिला ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन वे ये भूल गए थे कि पहाड़ों में युद्ध मैदानों की तरह नहीं लड़े जाते। और वे ये भी नहीं जानते थे कि रानी कर्णावती सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक बेहद समझदार रणनीतिकार थी। जब मुगल हमले की खबर गढ़वाल पहुंची तो राजमहल में कोई घबराहट नहीं फैली। रानी कर्णावती ने ना तो आर्तनाद किया और ना ही जल्दबाजी में कोई फैसला लिया। उन्होंने दरबार में अपने मंत्रियों और सेनापतियों से सिर्फ यही पूछा कि हमारे पहाड़ कितने ऊंचे हैं, हमारी नदियां कितनी तेज हैं और हमारे लोग कितने वफादार हैं। उसी क्षण ये साफ हो गया कि ये युद्ध ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ा जाएगा। रानी जानती थी कि खुले मैदान में मुगल सेना से भिड़ना आत्महत्या होगी, इसलिए उन्होंने सीधे युद्ध के बजाय छल और रणनीति का रास्ता चुना। मुगल सैनिकों को संकरी पहाड़ी राहों में आगे बढ़ने दिया गया। उनकी सप्लाई लाइन पर लगातार हमले किए गए। जंगलों से अचानक तीर बरसाए गए, ऊपर से पत्थर गिराए गए। दुश्मन को दिखाई नहीं देता था कि हमला कहां से हो रहा है, लेकिन हर कदम पर नुकसान हो रहा था। इसी दौरान मुगल सेना का एक दल गलत रास्ते में फंस गया। चारों तरफ पहाड़ थे, भागने का कोई रास्ता नहीं। गढ़वाली सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कुछ सैनिक मारे गए और कुछ जिंदा पकड़ लिए गए। जब इन कैदियों को रानी कर्णावती के सामने लाया गया तो सभी को लगा कि या तो उन्हें मार दिया जाएगा या फिर कैद में डाल दिया जाएगा। लेकिन रानी ने जो आदेश दिया उसने इतिहास की दिशा बदल दी। रानी कर्णावती ने कहा कि इन सैनिकों की नाक काट दी जाए। ये आदेश सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। उस दौर में नाक कटना सिर्फ शारीरिक सजा नहीं थी, ये जीवन भर का अपमान था। इसका मतलब था समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहना। रानी जानती थी कि अगर इन सैनिकों को मार दिया गया तो ये सिर्फ एक हार होगी, लेकिन अगर इन्हें जिंदा छोड़कर अपमान के साथ वापस भेजा गया तो ये डर की ऐसी कहानी बनेगी जो दिल्ली तक पहुंचेगी। नाक कटे हुए सैनिक जब मुगल छावनी में लौटे तो पूरे कैंप में सनसनी फैल गई। ये हार की खबर नहीं थी बल्कि उससे भी ज्यादा डरावनी बात थी। ये संदेश था कि गढ़वाल में एक ऐसी रानी है जो तलवार से नहीं, अपमान से मारती है। ये खबर शाहजहां तक पहुंची और मुगल दरबार में पहली बार गढ़वाल को लेकर चिंता की लकीरें उभर आईं।
लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मुगल सेना पूरी तरह पीछे हटेगी या नहीं, क्या वाकई हजारों सैनिकों की नाक काटी गई थी, और रानी कर्णावती का अंत क्या हुआ, ये सब अभी सामने आना बाकी है। असली युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब शुरू होने वाला था। नाक कटे हुए मुगल सैनिकों की हालत देखकर गढ़वाल के जंगलों में सन्नाटा नहीं बल्कि दहशत फैल चुकी थी। ये सिर्फ घायल सैनिक नहीं थे, ये चलते फिरते संदेश थे। जब वे मुगल शिविर में पहुंचे तो हर चेहरा पीला पड़ गया। किसी की नाक नहीं थी, किसी का चेहरा खून से सना हुआ था और किसी की आंखों में ऐसा डर था जैसे मौत को बहुत करीब से देखकर लौटे हों। ये कोई आम हार नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। मुगल सेनापति समझ चुका था कि ये युद्ध वैसा नहीं है जैसा मैदानों में लड़ा जाता है। यहाँ दुश्मन दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल मौजूद रहता है। गढ़वाल की पहाड़ियां अब सिर्फ पत्थर और पेड़ नहीं थीं, बल्कि रानी कर्णावती की सेना बन चुकी थी। हर मोड़ पर घात, हर रास्ते पर मौत और हर चुप्पी में हमला छुपा था। मुगल सैनिक डर के साए में जी रहे थे। रातें लंबी लगने लगी और दिन में भी चैन नहीं था। जब ये खबर दिल्ली पहुंची कि गढ़वाल में सैनिकों की नाक काट दी गई है, तो शाहजहां के दरबार में खलबली मच गई। ये बात सिर्फ सैन्य हार की नहीं थी, बल्कि मुगल प्रतिष्ठा के टूटने की थी। शाहजहां जानता था कि अगर ये कहानी फैल गई तो बाकी पहाड़ी और सीमावर्ती राज्य भी बगावत का साहस करने लगेंगे। एक महिला शासक द्वारा ऐसा अपमान मुगलों के लिए असहनीय था। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी थी कि गढ़वाल को पूरी तरह कुचलना आसान नहीं था। पहाड़ों में सेना भेजना मतलब अपनी ही ताकत को धीरे धीरे खत्म करना। सप्लाई लाइन टूट चुकी थी, सैनिक बीमार पड़ रहे थे और लगातार हो रहे छापामार हमलों ने सेना की हिम्मत तोड़ दी थी। रानी कर्णावती ये जानती थी कि उन्हें मुगलों को पूरी तरह हराने की जरूरत नहीं है, बस इतना डर पैदा करना है कि वे दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचें। यहीं से रानी की सबसे बड़ी रणनीति सामने आती है। उन्होंने युद्ध को लंबा खींचने के बजाय मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाना शुरू किया। पकड़े गए सैनिकों को मारने के बजाय अपमानित करके छोड़ा गया। ये क्रूर लेकिन बेहद असरदार रणनीति थी। हर लौटता हुआ सैनिक अपने साथ डर, शर्म और हार की कहानी लेकर जाता था। ये कहानी तलवार से ज्यादा तेजी से फैलती थी। कहा जाता है कि धीरे धीरे मुगल सेना का मनोबल टूटने लगा। सैनिक पहाड़ों में आगे बढ़ने से कतराने लगे। हर चट्टान के पीछे उन्हें मौत दिखाई देती थी, हर जंगल उन्हें जाल लगता था। रानी कर्णावती ने बिना किसी बड़े खुले युद्ध के मुगलों को भीतर से तोड़ दिया था। इतिहासकारों के बीच इस बात पर मतभेद हैं कि वास्तव में कितने सैनिकों की नाक काटी गई थी। कुछ कहते हैं संख्या सैकड़ों में थी, कुछ हजारों में, और लोक कथाएं इसे 30,000 तक पहुंचा देती हैं। लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण वो संदेश था जो इस घटना ने दिया। ये संदेश था कि गढ़वाल की रानी को आखिरकार मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। ये कोई औपचारिक संधि नहीं थी, ना ही कोई जीत का ऐलान। ये एक चुपचाप स्वीकार की गई हार थी। शाहजहां समझ चुका था कि गढ़वाल पर जबरदस्ती कब्जा करने की कीमत बहुत ज्यादा है, और इस तरह एक छोटे से पहाड़ी राज्य ने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत को रोक दिया। रानी कर्णावती का नाम अब सिर्फ गढ़वाल में नहीं बल्कि मुगल दरबार की फाइलों में भी दर्ज हो चुका था। एक ऐसी महिला के रूप में जिसने बिना ताजमहल बनाए, बिना विशाल किले खड़े किए, इतिहास में अपनी जगह बना ली। लेकिन इतिहास बड़ा निर्दयी होता है। समय बीतता गया, मुगल साम्राज्य आगे बढ़ता गया और पहाड़ों की ये कहानी धीरे धीरे धुंध में खोती चली गई। रानी कर्णावती ने जीवन भर राज्य की रक्षा की, लेकिन उनका अंत उतना ही शांत था जितना उनका संघर्ष उग्र। उन्होंने कोई विशाल विजय उत्सव नहीं मनाया। उनका नाम लोकगीतों, किंवदंतियों और पहाड़ी कहानियों में जिंदा रहा। किताबों ने उन्हें उतना नहीं लिखा जितना लोगों की यादों ने सहेजा। आज जब हम इतिहास पलटते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या रानी कर्णावती सिर्फ एक कहानी थी या एक दबा दी गई सच्चाई? क्या मुगल इतिहास ने जानबूझकर इस अध्याय को हल्का कर दिया, या फिर समय के साथ तथ्य और कल्पना आपस में घुलते चले गए? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। लेकिन एक बात साफ है, अगर रानी कर्णावती जैसी शासक न होती तो गढ़वाल का इतिहास और शायद भारत का भूगोल भी कुछ और होता। उन्होंने साबित किया कि ताकत सिर्फ संख्या में नहीं होती, बल्कि हिम्मत, समझ और सही समय पर लिए गए फैसलों में होती है। और यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ती है। रानी कर्णावती की विरासत क्या थी, इतिहास ने उनके साथ क्या न्याय किया, और आज हमें उनसे क्या सीखने की जरूरत है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मुगल सेना पीछे हट चुकी थी, पहाड़ों में फिर से शांति लौट आई थी,
लेकिन ये शांति किसी समझौते से नहीं आई थी। ये शांति डर से पैदा हुई थी। रानी कर्णावती जानती थी कि ये जीत स्थायी नहीं है, लेकिन ये इतनी गहरी है कि आने वाले कई वर्षों तक कोई भी गढ़वाल की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने तलवार से ज्यादा असरदार हथियार इस्तेमाल किया था, मनोवैज्ञानिक भय। गढ़वाल का शासन अब स्थिर हो चुका था। रानी ने अपने बेटे के बड़े होने तक राज्य को संभाले रखा। उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया, सीमाओं को सुरक्षित रखा और पहाड़ी जनता का भरोसा जीता। वो सिर्फ युद्धकालीन शासक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रानी थी जिन्होंने संकट के समय राज्य को टूटने नहीं दिया। उनके लिए सत्ता कोई प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी थी। लेकिन इतिहास अक्सर उन लोगों के साथ अन्याय करता है जो शोर नहीं मचाते। रानी कर्णावती ने कोई विशाल स्मारक नहीं बनवाया, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। उन्होंने अपने कारनामों का ढिंडोरा नहीं पीटा। यही वजह है कि उनका नाम धीरे धीरे मुख्य धारा के इतिहास से गायब होता चला गया। मुगल इतिहासकारों ने इस घटना को या तो छोटा करके लिखा या लगभग नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ये कहानी मुगल साम्राज्य की अजेय छवि को तोड़ती थी। लोक कथाओं और पहाड़ी गीतों में हालांकि रानी कर्णावती जिंदा रहीं। वहां वो सिर्फ नाक कटी रानी नहीं थी, बल्कि सम्मान, साहस और स्वाभिमान की प्रतीक थी। पहाड़ों में आज भी बुजुर्ग ये कहानी ऐसे सुनाते हैं जैसे ये कल की बात हो। ये वही इतिहास है जो किताबों में नहीं, लोगों की यादों में जिंदा रहता है। ये भी सच है कि समय के साथ इस कहानी में अतिशयोक्ति जुड़ती चली गई। नाक कटने वाली संख्या बढ़ती गई, घटनाएं और भयानक होती चली गई। इतिहास और लोक कथा के बीच की रेखा धुंधली हो गई। लेकिन हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होती है, और इस कहानी की सच्चाई ये है कि एक महिला शासक ने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत को रोक दिया था। रानी कर्णावती की सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि मुगल पीछे हटे, बल्कि ये थी कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि पहाड़ झुकते नहीं हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही समय पर लिए गए कठोर फैसलों से चलती है। उन्होंने ये भी तोड़ा कि महिला शासक कमजोर होती है। ये धारणा गढ़वाल की घाटियों में हमेशा के लिए दफन हो गई। आज जब हम इतिहास को नए सिरे से देखने की कोशिश करते हैं, तो रानी कर्णावती जैसी हस्तियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमने कितनी कहानियां अनकही छोड़ दी। कितनी रानियां, कितने योद्धा और कितने राज्य सिर्फ इसलिए भुला दिए गए क्योंकि वे किसी साम्राज्य की कहानी में फिट नहीं बैठते थे। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये आज के समय की भी है। ये हमें बताती है कि जब हालात सबसे कठिन हो, जब ताकत सामने खड़ी हो और साधन कम हो, तब भी अगर नेतृत्व सही हो तो इतिहास बदला जा सकता है। रानी कर्णावती ने यही किया था। शायद इसी वजह से आज भी उनका नाम सुनते ही एक सवाल उठता है, क्या इतिहास वाकई निष्पक्ष होता है या फिर वो सिर्फ ताकतवरों की कहानी लिखता है? रानी कर्णावती उस सवाल का जवाब है जो सदियों से पहाड़ों में गूंज रहा है। और शायद यही कारण है कि गढ़वाल की हवाओं में आज भी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है कि कभी यहाँ एक रानी राज करती थी जो तलवार से नहीं, हिम्मत से लड़ी थी, और जिसने ये साबित कर दिया था कि सम्मान की रक्षा के लिए कभी कभी दुश्मन को जिंदा छोड़ना उसे मार देने से कहीं ज्यादा भयावह होता है।